मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है बेसिक नॉलेज, इसका सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए, जो बार बार 9th के बाद फिर आप 11th पे फेस करेंगे। इसी चैप्टर को थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में, ये है आपका द फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ, द सेल के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन हो गया था और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसके बाद सेल के जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ से अगर हम देखते हैं, तो जब हम एक सेल की स्टडी करते हैं तो अगर ये सेल है तो सेल में दो चीज़ें पाई जाती है। द आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो सेंटर में होता है, सेंट्रली लोकेटेड जो स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में इन एनी स्टेज ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द सेल, अर्ली स्टेज में भी और मेच्योर स्टेज में भी क्या होता है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग होता है, इसमें जो मटेरियल भरा होता है, अब इसके लिए अलग अलग टर्म यूज़ होता है। जनरली क्या होता है, ये जेली लाइक होता है, उसके बाद कोलाइडियल फॉर्म में पाया जाता है, या इसको कोलाइडियल भी टर्म यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर को जो बेसिक जो कह सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है लोकेट होता है, सिचुएटेड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की स्टडी करते हैं तो मेनली क्या होता है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक जो होता है साइटोसॉल हो गया नंबर 1, और दूसरा जो होगा, चूँकि अब आप जानते हैं कि क्या होता है, सेल इज द साइट वेयर ऑल द इवेंट आर अकर्स। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। यानी अगर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अमीबा, तो अमीबा की ये लाइफ में जितने भी इवेंट होते हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग होती है, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन हो, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो आप समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म कितना इम्पोर्टेंट होता है। यानी इसी के अंदर सभी इम्पॉर्टेंट वाइटल एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सबसे पहला जो होता है रिस्पायरेशन। आप जानते हैं इट इज ओनली वन प्रोसेस बाय विच एटीपी आर जनरेटेड इन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में अगर एटीपी का जनरेशन होता है तो सिर्फ रिस्पायरेशन से होता है, और रिस्पायरेशन का जो इवेंट होता है दैट आर स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म। तो अल्टीमेटली रिस्पायरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होंगे, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, वो सब कहाँ पर पाए जाएंगे, इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो सिस्टोसॉल जो होता है वो एरिया होता है जिसमें ये सभी चीज़ें जो होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं। या इसी के लिए टर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक का मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है जो इम्पॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना भी है 9th स्टैंडर्ड में। हमको क्या पढ़ना है, ये जो दूसरा वाला मैं बताने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इन्क्लूजन। उसमें भी हमको सिर्फ ये पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड में। ये जो सेल होती है ये डिफरेंट वर्क को ऑपरेट करती है, और हर एक वर्क को ऑपरेट करने के लिए इसमें स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दिस इज द साइट ऑफ रिस्पायरेशन। यहीं पे पैकेजिंग भी होती है, यहीं पर आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। यहीं पे ट्रांसपोर्ट भी होता है, यहीं में मटेरियल को डाइजेस्ट भी किया जाता है। ऐसी जो डिफरेंट वर्क होते हैं दैट आर ऑपरेटेड by a membrane or membrane not membrane bounded structure, they can perform the specific function। इसमें जो पाए जाते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
वाटर भी इसमें आएगा, वाटर से लेकर के बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इसमें आ जाएंगी, इंक्लूड्स हो जाएंगी। लेकिन ये क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये, एंड सेकेंड इज द सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनेल्स को हम कह सकते हैं द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल हो जाएगा, और जो नॉन लिविंग स्केलेटरी मटेरियल्स वगैरह होते हैं जो सेल के अंदर रहते हैं, दे आर आल्सो यूजफुल इन मेनी थिंग फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। हम जो प्लांट से या एनिमल से चीज़ों को लेते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, सेल इंक्लूजन के फॉर्म में हमें ऑपरेट होती है, ज़्यादातर इन द केस ऑफ द प्लांट सेल। ये भी आपको सेल इंक्लूजन जो है ये भी आपको 9th स्टैंडर्ड में नहीं, जब 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस बेसिक आपका क्या था, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है, द जेली लाइक मटेरियल दैट आर प्लेस्ड इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज द साइट वेयर ऑल द वाइटल एक्टिविटी विथिन द सेल इज ऑपरेटेड। अब ये आपका जो होगा जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये आपको पढ़ के ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और चूँकि 9th स्टैंडर्ड इसमें स्टेप बाय स्टेप एक साथ अगर पूरी वीडियो डाल अपलोड करूँगा तो बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। छोटी वीडियो रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद लगती है तो आप शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ताकि और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए दे सकूँ और जितना मेरा अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस है मैं कर सकूँ। अब ये उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है, क्योंकि पहला जो होता है इसको हम कहते हैं दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें 2 लेयर्स होती, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें सबसे पहला जो होता है वो आपका हो गया इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2 हो जाएगा गोल्जी बॉडीज। नंबर 3 हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एंड नंबर 4 हो जाएगा इन द केस ऑफ प्लांट दैट इज द प्लास्टिड, या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद बी में जो होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें आपका क्या होता है, इन द केस ऑफ प्लांट इन द केस ऑफ एनिमल दैट इज द लाइसोसोम। और लास्ट में आपका आता है एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी थर्ड वन इज द विथआउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें आपका हो जाएगा राइबोसोम। वो भी आपका 2 तरह का होता है। चूँकि आप यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोट्स में जो होता है आपका कैसा पाया जाता है 80 राइबोसोम, और प्रोकैरियोट्स में होगा तो दैट इज द 70 राइबोसोम। अब उसके बाद जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सबसे पहले जो साइटोसॉल्स होते हैं इनका भी क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। बस एक ही बता देंगे, आपका हो जाए 9th स्टैंडर्ड में। पहला जो होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का जो मेन इवेंट होता है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस।
ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू 1 mole of the glucose break into 2 mole of the pyruvic acid. It is a 9 step process and each step are carried out or catalyzed by an specific enzyme. तो कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के इस एरिया में ही होती है। तो ये ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जितनी मेन इवेंट होती हैं दे आर आइदर स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म के साइटोसॉल से शुरू हो जाता है, नहीं तो फिर दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेल ऑर्गेनल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये तो स्पेसिफिक होते ही हैं, एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस ब्रीफ में जान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो रेटिकुलेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जो पूरे साइटोप्लाज्म को ट्रेवर्स किए रहता है, इसको एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम कहते हैं। यहीं पर आपका क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन और लिपिड। आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन और लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है दैट आर ऑपरेटेड इन द, कहाँ पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और डिटेल जब आएगा तो पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी क्या होता है? दिस इज द पैकिंग साइट ऑफ द सेल। जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, उनको पैक किया जाता है, और पैक करने वाला जो काम होता है वो गोल्जी बॉडी करती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत फेमिलियर है, आप जानते हैं। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल वेयर द aerobic main event of aerobic respiration or take place in mitochondria, and finally a large amount of ATP are generated in mitochondria. या आप कह सकते हैं mitochondria is the site where all the needed energy for the cell are produced. फिर आता है प्लास्टिक, इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत फेमिलियर क्लास 5 से पढ़ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम पाया जाता है। ये क्या करता है? लाइसोसोम में क्या होता है? मोर देन 45 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी एक्वाटिक इन्वायरमेंट में वर्क करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। और सेल जिस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लगभग हर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो लाइसोसोम होता है वो एज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जनरली जहाँ पे हमारी सेल डैमेज हो जाती हैं, उस डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लाइसोसोम क्या होता है? ब्रस्ट हो जाता है, और पूरी की पूरी सेल जो होती है वो एक एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद लास्ट में आता है राइबोसोम। ये विथआउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वाल पर अटैच होता है, और यहीं पर क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आपको 9th स्टैंडर्ड में बस इतना पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेनी थाउजेंड प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। बर्थ से डेथ तक जो होती डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनती हैं, और ये सभी प्रोटीन को बनाने वाले जो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दैट इज द राइबोसोम। और इसकी पोजीशन क्या होती है? दे आर अटैच टू द
मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म का हो गया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सो ऑन जो कुछ था। अब इसके बाद आप इस एक एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में इन 9 स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ स्टडी करें